इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीपीसी की धारा 60 के बारे में। 60 कहती क्या है? कुर्की। किस संपत्ति की कुर्की की जा सकेगी और किसकी नहीं की जा सकेगी। ध्यान रखिएगा कि प्रश्न आता है कि किस संपत्ति की कुर्की नहीं की जा सकेगी। बहुत प्रश्न आया हुआ मेंस में, तो इसी के बारे में चर्चा कर लेंगे। सभी चीज़ों की कुर्की की जा सकती है, इन चीज़ों को छोड़कर। क्या चीज़ें छोड़कर? जैसे कोई स्त्री है, उसके अपने व्यक्तिगत कपड़े हैं, बिछौने हैं और खाना बनाने के बर्तन हैं, मंगलसूत्र है, अंगूठी है, इन चीज़ों को कुर्क नहीं किया जाएगा। साथ में बच्चों के कपड़े वगैरह। और क्या नहीं कुर्क किया जा सकता? मतलब व्यक्तिगत सेवा का अधिकार कुर्क नहीं किया जा सकता। लेखा बहिएं हैं, वो कुर्क नहीं की जा सकती। काम करने का अधिकार नहीं किया जा सकता कुर्क। जीवन बीमा की पॉलिसी वगैरह है, वो कुर्क नहीं की जा सकती है। उत्तरजीविता का अधिकार है, वो कुर्क नहीं किया जा सकता है। वेतन क्या होता है कि भरण पोषण की डिग्री को छोड़कर पहले 1000 रुपये को छोड़कर बाकी 2/3 वेतन कुर्क नहीं किया जा सकता है, अर्थात 1/3 वेतन कुर्क किया जा सकता है। ठीक। तो इसी तरह आपको बता दें कि यदि कोई आदमी निर्णय हो गया है, उसी संपत्ति कुर्क करना है और वो मर गया है, उसका बीमा का जो पैसा मिलेगा वो कुर्क नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कुर्की है ना, वो बंधक में लागू नहीं होगी और निर्णय से पूर्व कुर्की में भी लागू नहीं होती है। ये 60 धारा लागू नहीं होगी। तो एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न रहता है कि क्या संपत्ति कुर्क की जा सकती है, क्या नहीं कुर्क की जा सकती है। इसे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। 61 है कृषि विभाग के बारे में है। 62 संपत्तियों का जो चल संपत्ति है उसके बारे में है। चल संपत्तियों को क्या करना है? जब्त करना है। लेकिन वही चल संपत्तियों को यदि आपको लेना है तो वही सीपीसी की धारा 55 के सारे तरीके अपनाने होंगे। रात में नहीं जाएंगे, किसी स्त्री के घर में नहीं घुसेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर मामला आया 63 का। ये इम्पोर्टेंट है। पता लगा 2 न्यायालयों ने डिग्री पारित कर दी, एक कानपुर ने, एक कन्नौज ने। अब कौन सी डिग्री का निष्पादन किया जाएगा? तो स्पष्ट रूप से जो न्यायालय बड़ा होगा उसी की डिग्री का निष्पादन किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कानपुर में जो डिग्री पारित हुई वो सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पारित की, और कन्नौज में जो डिग्री पारित हुई वो डीजे साहब ने पारित की। तो किस डिग्री का निष्पादन होगा? जो डीजे साहब ने पारित की थी वो। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। पता लगा कानपुर में भी डीजे साहब ने डिग्री पारित की थी और कन्नौज में भी डीजे साहब ने डिग्री पारित की है। अब किस डिग्री का निष्पादन होगा? तो अब उस डिग्री का निष्पादन होगा जो पहले पारित की गई थी वह। ये कहती है धारा 63। 64 क्या कहती है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि 64 ये कहती है कि जब डिग्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क हो गई है तो फिर उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। फिर डिग्री के निष्पादन में कोई संपत्ति कुर्क कर ली गई है, कुर्की के बाद किसी को ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, स्पष्ट रूप से तय है। लेकिन 64(2) ये आपको बता दें सीपीसी में 2002 में जोड़ा गया है। आज डिग्री कुर्क हो रही है। आज डिग्री कुर्क हो रही है। मान लीजिए 1 तारीख को या 15 तारीख को डिग्री कुर्क हो रही है, लेकिन 64(2) ये कहता है कि जिस दिन डिग्री कुर्क हुई है उससे पहले वो पंजीकरण द्वारा, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट द्वारा किसी संविदा को देने के लिए संविदा कर चुका है। तो फिर जिसने संविदा की है वो कुर्की होने के बावजूद भी वह संपत्ति ले लेगा। इसको जरा फिर से समझ लीजिए। खासकर 64(2) ये कहती है कि समानता नियम क्या है? डिग्री के निष्पादन में संपत्ति कुर्क हो गई है तो फिर उसका फिर विक्रय नहीं किया जा सकता, उसे दिया नहीं जा सकता। लेकिन जब डिग्री के निष्पादन से पूर्व, डिग्री कुर्की होने के पूर्व क्या है, एग्रीमेंट किसी का हो चुका है, तो फिर वो आदमी संपत्ति ले लेगा। ये 64(2) है। 65 है, 66 है, 67 है। देख लीजिएगा, 67 राज्य सरकार नियम बना सकती है।
फिर इंपॉर्टेंट है आपका 73। 73 क्या कहती है कि अस्थियां, मतलब कि किसको कितना मिलेगा। एक उदाहरण समझ लीजिए, उसे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। पता लगा कि हमने एक आदमी को 50,000 रुपये दे रखे हैं और 2 आदमियों ने और 25,000 रुपये जमा दे रखे हैं। मान लीजिए ABC ने D को 1,00,000 रुपये दे रखे हैं। A ने 50,000, B ने 25,000 और C ने 25,000 किसको दे रखे हैं? D को दे रखे हैं। 1,00,000 रुपये दे रखे हैं। अब तीनों लोगों ने ABC ने उसके खिलाफ डिक्री पारित हो गई धन की, मतलब संपत्ति के बारे में। अब उसकी संपत्ति जो विक्रय हुई वो पूरी विक्रय हुई 50,000 रुपये की। पूरी संपत्ति जो उसकी कुल संपत्ति हुई तो कितने की हुई? 50,000 रुपये की। अब क्या हमें अकेले A को केवल 50,000 रुपये मिल जाएंगे क्या, या B और C को 25-25 मिल जाएंगे? नहीं, आनुपातिक रूप से। क्या है, हमने कितने दिए थे? 50,000, हमारा 50% था तो हमको 25,000 मिल जाएंगे और दोनों को 12,500 मिल जाएंगे। ये 73 कहती है। अब 74 क्या कहती है? 74 कहती है डिक्री के निष्पादन में जब संपत्ति कुर्क हो गई है तो क्रेता ले रहा है और डिक्री होल्डर क्या है, निर्णित ऋणी क्या है, संपत्ति लेने नहीं दे रहा है, बाधा पहुंचा रहा है। संपत्ति कुर्क हो गई है, डिक्री के निष्पादन में संपत्ति ली जा रही है और निर्णित ऋणी संपत्ति देने में बाधा पहुंचा रहा है, तो क्या होगा? 30 दिन की सजा होगी उसे। ध्यान रखिएगा, 1 महीने और 30 दिन अलग अलग कर किया जाता है, तो यहाँ पर कितना समय वर्णित है? तो 30 दिन का वर्णित है। फिर मामला आता है हम लोगों का 75 में। 75 क्या कहती है? 75 कहती है कमीशन के बारे में, जो आदेश 26 में वर्णित है। कमीशन, किसका कमीशन जारी होगा, कैसे कमीशन के रूप में? CPC में 75 से लेके 78 तक है, जबकि आप CRPC जाएंगे 284 से लेकर 290 तक के बारे में कमीशन दिया गया है। अब किसी व्यक्ति की कमीशन जारी किस किस के लिए होता है? स्थानीय अन्वेषण के लिए, एक हो गया, किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, लेखाओं की परीक्षा और उसका समायोजन के लिए, बंटवारे के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी अन्वेषण के लिए। कोई ऐसी संपत्ति है जो क्षयशील है और न्यायालय के पास वो जब्त की गई है, न्यायालय की अभिरक्षा में है और क्षयशील है, और कोई अनुसूचित कार्य। ये पॉइंट है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, किसी व्यक्ति की परीक्षा के लिए, स्थानीय अन्वेषण के लिए, लेखाओं की परीक्षा उनकी समायोजन के लिए, बंटवारे के लिए, वैज्ञानिक तकनीकी अन्वेषण के लिए, और कोई पदार्थ जो क्षयशील है और न्यायालय की अभिरक्षा में है उसका, और अन्य सचिव कार्य के लिए, इनके लिए कमीशन जारी होता है। इसके साथ हमें आदेश 26 भी देखना होगा, पूरा डिफाइन होता है। 75 तो क्या कह दी थी कमीशन के बारे में। 76 कह रही है कि अन्य राज्य में कमीशन जारी करना है, तो क्या पोजीशन होगी? जब अन्य राज्य में कमीशन जारी करेंगे तो किसी भी न्यायालय को, हाई कोर्ट को छोड़कर, दूसरे राज्य के जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में जारी किया जाना है वहां जारी कर दिया जाएगा, और फिर वो पूरा प्रोसेस यही अपनाएगा। 77, अब भारत के बाहर कमीशन जाना है तो क्या है? 77 क्या? अनुरोध पत्र भेजेंगे। 78 क्या कहती है? 78 ये कहती है कि कोई विदेशी व्यक्ति को यदि भारत में कमीशन जारी करवाना है तो वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उसके बारे में दिया है। तो 75 में कमीशन, 76 में अन्य राज्यों का कमीशन, 77 में भारत से बाहर जब कमीशन भेजना है तो क्या करेंगे हम लोग? अनुरोध पत्र भेजेंगे। और विदेश को भारत में भेजना है तो 78 में। अब 79 में क्या है? अब हमको वैली वाद दाखिल करना है केंद्र सरकार के खिलाफ, तो केंद्र सरकार के यूनियन ऑफ इंडिया, और राज्य के खिलाफ करना है तो स्टेट के लिए। 80 में क्या है? सूचना है। जब हम केंद्र सरकार के खिलाफ वाद दाखिल करेंगे तो सचिव के लिए, रेल के खिलाफ करेंगे तो रेल के प्रबंधन मंडल के लिए, कश्मीर वाला मामला तो अब हट ही गया, पहले अलग सिस्टम था, और किसी राज्य के लिए करना है तो हम या तो राज्य के सचिव या फिर कलेक्टर के खिलाफ वाद दाखिल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि हम वाद दाखिल कर रहे हैं लोक सेवकों के खिलाफ तो 2 महीने पहले
जिस दिन हम भेज चुकेंगे उन्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन से 2 महीने पहले 2 महीने तक का उन्हें टाइम देना अनिवार्य है। 2 महीने की नोटिस अनिवार्य होती है। ये 80 में बताया गया है। 81 में पता लगा लोक सेवक को छूट है। लोक सेवक को क्या छूट है? डिक्री के निष्पादन के सिवाय उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक। और यदि न संपत्ति कुर्क की जाएगी लोक सेवक की। और क्या कहता है कि पता लगा यदि उसको मुकदमे के दौरान बुलाया जा रहा है और वो बिजी है तो उसे छूट मिल जाएगी। 81 हो गया। फिर 82, जब कार्रवाई निपटेगी, यदि कोई डिक्री का निष्पादन हो रहा है तो 3 महीने का समय मिल जाता है। 3 महीने का समय इसलिए दे रहे हैं कि आपस में समझौता वगैरह कर लिया जाए। ये 82 में वर्णित है। 83 में विदेशी राज्य के खिलाफ वाद है। विदेशी राज्य के खिलाफ ये लोक अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए लाया जा सकता है। फिर धीमे धीमे छोटे छोटे सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है सेक्शन 88 इंटरप्लीडर अंतराव्याची वाद। ये कैसा वाद है? अंतराव्याची वाद में होता क्या है? ये वादी प्रतिवादी के बीच ना होकर प्रतिवादियों के बीच होता है। उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण कहता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक से कोई धन, संपत्ति, जंगम संपत्ति के लिए दावा करते हैं, जिससे दावा करते हैं उसका उस संपत्ति पर अपने ब्याज के अलावा कोई अन्य हक नहीं है और देने को तैयार है। 2 लोगों ने दावा किया है ये संपत्ति हमें दो, दूसरा कहता हमें दो। अब उसके साथ समस्या ये किसको दे? कहता भैया हमारे खर्चे अर्चे को छोड़कर हमारा कोई एक हक नहीं है। अब एक आदमी से संपत्ति रखी है, 2 लोग मांग रहे हैं, तो जिसके पास संपत्ति रखती है वो न्यायालय जाता है और दोनों के खिलाफ कहता है सर ये भी पैसा मांग रहे हैं हमसे, वो भी पैसा मांग रहे हैं, हम किसको दें? और हम ये पैसा न्यायालय में जमा कराना चाहते हैं और जिसका हो उसको दे दिया जाए, हमारे खर्चे हमें दे दिए जाए। मतलब इस प्रकार अंतराव्याची वाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों और प्रतिवादियों के बीच होता है। संपत्ति के लिए, धन के लिए, जंगम संपत्ति के लिए कोई है जिसके पास रखी है वो करता है। एक तरह से कह लीजिए किसी एक आदमी ने संपत्ति दूसरे के पास मान लीजिए सोना वोना रख दिया, ठीक। अब अभिकर्ता नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। अब 2 आदमी उससे मांग रहे हैं, लड़का भी मांग रहा है और नाती भी मांग रहा है। वो कह रहे पापा हमको दे गए, लड़का कह रहे पागल हो पापा हमको दे गए, जिसको देना है कहते यार हम किसको दें? तो वो लड़के के खिलाफ और नाती के खिलाफ दोनों के खिलाफ वाद दाखिल करेगा। फिर है 89, ये भी 2002 में जोड़ी गई है। क्या? आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता। इसके बारे में हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।